दोस्तों आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ श्रेयस जिनका सिलेक्शन AI रैंक 275 हुआ है और CAPF में सिलेक्ट हुए हैं और जानते हैं इनसे कि आगे क्या चाहते हैं, इनका सेल्फ परिचय क्या है। तो सर थोड़ा सा बताइए कि आप अपने बारे में और बच्चों को बताइए कि आप एग्ज़ाम कैसे था, कैसे निकला। सबसे पहले मेरा नाम श्रेयस है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो नवोदय विद्यालय से हुई है। तो नवोदय में पढ़ते समय मेरे जो बहुत सारे सीनियर्स थे वो डिफेंस एग्ज़ाम क्रैक कर रहे थे, जैसे कि NDA है या बाकी के एग्ज़ाम्स है। कुछ लोगों ने CAPF भी क्रैक किया था। तो 12th के बाद मैंने NDA देने का प्रयास किया, मगर उसमें मैं सिलेक्ट हो नहीं पाया। तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन करना शुरू की तब UPSC के बारे में पता चला और UPSC की प्रिपरेशन शुरू की मैंने। UPSC की प्रिपरेशन करते समय मैं और कुछ सीनियर्स ने मिला जो CAPF में ऑलरेडी सर्व कर रहे थे। तो इस तरीके से मैं CAPF एग्ज़ाम के साथ इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मैंने CAPF के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया सिविल सर्विसेज के साथ साथ। ये मेरा सेकंड प्रयास था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया और इस साल मेरा 275 रैंक आया है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा चीज़ था जो आपके लिए कैटलिस्ट का काम किया था, जो इंस्पायर्ड करता था हमेशा तैयारी करने के लिए? सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट होता है। तो फैमिली में बचपन से ये था कि होशियार है, कुछ बड़ा करेगा, तो वो एक मोटिवेशन का काम करता था। घर में जॉइंट फैमिली है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तो सब छोटे भाई लोग जो है भाई बहन है वो एक भैया बोल के देखते हैं कि भैया कुछ करेंगे, तो वो एक कैटलिस्ट का वो भी एक काम करता है। उसके बाद जैसे मैंने बात करी नवोदय हुआ या फिर कॉलेज हुआ, तो उसमें जो सीनियर्स थे वो कुछ अच्छा कर रहे थे, तो उनके थ्रू भी बहुत मोटिवेशन मिलता था। और इसके साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि जो बचपन से मुझे टीचर्स मिले, प्राइमरी स्कूलिंग से लेके अभी जैसे राकेश निकट सर ने भी मुझे फाइनल राउंड में मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले। तो ये सारे लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया आज जहाँ पे मैं पहुँचा उसके लिए। वो चूँकि हमारे जो बच्चे हैं तो वो गांव के ज़्यादा हैं, yes, तो वो जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कैसे करी और आपके तैयारी में क्या क्या परेशानियाँ आपको आया। UPSC के कौन से भी एग्जाम में सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो है सिलेबस कंप्लीशन की, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है और उसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी करने हैं। और तो सबसे पहली परेशानी वही थी कि बहुत सारा सिलेबस है। तो मैंने इनिशियली क्या किया, मैंने सिलेबस समझने की कोशिश की और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होती है PYQs जिसे बोलते हैं हम, उसका आधार लेके मैंने खुद को चेक करना शुरू किया कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं कितने PYQs सॉल्व कर पा रहा हूँ, मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे मैं वीक हो रहा हूँ। तो ये सब मैंने शुरू किया। स्पेसिफिकली मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, तो जो आर्ट के सब्जेक्ट्स है जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये समझने में इनिशियली थोड़ी दिक्कत आती थी, मगर ओवर द टाइम मैंने उसको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के, थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियोस जो होते हैं या फिर बुक्स होते हैं वो वगैरह पढ़ के मैंने उसको समझने की कोशिश की और PYQs पे ध्यान देता गया। तो देखा बच्चे, एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए सबसे फायदेमंद होता है। यानी आपका जो मित्र होता है ना, दोस्त होता है, वो PYQ होता है ना। यस सर। तो श्रेयस जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि DSL इंग्लिश कोचिंग है, तो DSL के बुक्स उन तमाम बच्चों के लिए क्या हेल्प कर सकता है और क्या फायदेमंद हो सकता है? सबसे पहले तो सर देखिए कि जो पेपर 2 लिखना पड़ता है उसमें आपको एसेज प्रेसे लिखनी है और प्रेसे में तो आपको वो पूरा कंसाइज करना पड़ता है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है। तो बच्चों का क्या है, बच्चों को पता है कि क्या लिखना है, मगर वो इंग्लिश में लिखने के लिए उनके पास वो वर्ड्स जल्दी आते नहीं। वो इंट्रोडक्शन बनाने में, वर्ड्स ढूंढने में बहुत टाइम चला जाता है, या फिर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को शिफ्ट करना, तो वो ज्वाइनिंग कैसे करना है इसमें टाइम चल जाता है कि आप आगे का पैराग्राफ शुरू कैसे करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आपके वोकैबुलरी के दोनों वॉल्यूम्स है वो काम आ सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्पोकन इंग्लिश का बुक है उसमें आपके बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स जो है आपको समझ आते हैं कि 2 पैराग्राफ्स को ज्वाइन कैसे करना है या फिर कंटिन्यूटी कैसे रखनी है। तो ये बुक सर पेपर 2 में भी काम आएंगे। और उसके बाद जब आपको इंटरव्यू देना, अगर आप इंग्लिश में देते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आप जब इंग्लिश में बोलते हो तो आप डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी कन्वे करते, या आप हिंदी में दोगे तो वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जाएगा कि वो ट्रांसलेट करेगा, तो वहाँ पे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। तो बच्चे क्या यहाँ पे होता है कि DSL चूंकि पूरे हिंदुस्तान की बात तो राइटिंग स्किल्स मैं ही पढ़ाता हूँ, जिसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, येलो बुक, स्ट्रक्चर का बुक, तमाम 25 जैसे हैं बुक्स यहाँ पे हैं। तो जो भी बुक्स आपको चाहिए, मीडियम चेंज करना हो, हिंदी में आप लिख पाते हो, ये सब ट्राई नहीं कर पाते हो, तो आपके स्पेशल काम करवाता हूँ मैं। तो इंग्लिश का बुक हर मामले में फायदेमंद आपके लिए होगा और क्लास जो फिजिकल करते हो वो भी आपके लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश ऐप और क्रांतिकारी ऐप दोनों आपके लिए जरूरत के हिसाब से दिया गया है। तो कहीं भी जरूरत हो तो DSL में आ सकते हो या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
अब ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे क्या होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, भटक गए, तो अंदर से मोटिवेशन मिल नहीं पाता है। तो आपको अंदर से क्या मोटिवेट करता था? जैसे कभी कुछ नहीं हुआ, तो सर दर्द है कि पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, तो क्या वो था जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करता था? सर, सबसे पहला तो जो आपके फेल्यूर्स है वो आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन। इनिशियल अटेम्प्ट में जब मुझे फेल्योर हुआ तो बड़ा दुख हुआ, मगर फिर खुद को एनालाइज किया कि कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। तो मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं सर, जब वो आज फॉर एग्जांपल आज मुझे पढ़ाई का मन नहीं है, ऐसे दिन आते हैं जिस दिन पढ़ाई का मन नहीं करता या फिर बीमार हो, तो उस दिन मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं सर कि पूरा दिन वो बैठे रहेंगे या कुछ ना कुछ बाकी का करते रहेंगे, तो वो एक पढ़ाई से फ्लो टूट जाता है और फिर वो वापस पढ़ाई में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करता था सर, भले मेरा आज कुछ भी मूड नहीं है कुछ करने का, फिर भी मैं कुछ ना कुछ एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लिया, जो कल पढ़ा था उसी को वापस थोड़ा सा आधा घंटा क्यों ना हो पढ़ लिया, ताकि मैं फ्लो में बना रहा हूँ। भले आज मेरा रेस्ट है मगर उस फ्लो में बना रहे, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम कर रहा है। उसके बाद जो फेलियर्स है उसको मैंने मेरे रूम में चिपका के रखा था कि ये मेरा इतने मार्क्स से रह गया, इतने मार्क्स से रह गया, तो वो एक मोटिवेशन की जैसा काम करता था। और जो दोस्त होते हैं उनसे बात करके भी बहुत मोटिवेशन आती थी, क्योंकि वो आपको पुश करते रहते हैं। जब आप खुद को डाउट करते हो तो आपके आसपास के लोग आप पे बिलीव करते हो, वो बहुत मोटिवेशन है। इंटरव्यू के दौरान क्या कोई ऐसा मोमेंट आया था कि जिसमें दो मूड होते हैं, एक या तो कोई टेंशन ना आवे या तो कभी हंसी मजाक हो गया, तो क्या उस मोमेंट को शेयर करना चाहें? जरूर सर। तो इंटरव्यू मेरा पैनल था शिववर्धन सिंह सर का, और इंटरव्यू की शुरुआत में जब अंदर जाने से पहले हम बोर्ड के रूम के बाहर बैठे, और मेरे पहले एक बंदा ऑलरेडी गया था, तो वो जब बाहर आया तो 1-2 मिनट का बस टाइम मिला कि मैं उससे बात कर सकूं। बस मैंने उसको पूछा कि भाई कैसा रहा, तो उसने मुझे सर ऐसी एक्टिंग करके बताई। तो मैं परेशान में आ गया कि अब क्या करना, कि अंदर जाना है, मेरा नेक्स्ट नंबर है, अब इसका ऐसा गया है तो उनका उसी मूड पे शुरू होगा। बट सर मैंने वहाँ पे खुद को समझाया कि देख श्रेयस, अभी तुझे अंदर जाना है, तू अच्छा बोल, बुरा बोल, खराब बोल दे, गलत आंसर्स दे, 20-30 मिनट बाद तुझे बाहर आना है, और जो जिंदगी चल रही है वही चलने वाली, कुछ अलग नहीं होगा। तूने गलत आंसर्स दिए तो तुझे अंदर वो बिठा के रखेगी कि तूने यही सकती। तो वो मैंने खुद को समझाया कि तू बस अपने भी हिम्मत रख, अंदर जाके बस बात करके। तो ऐसा सोच के मैं अंदर गया, और अंदर जाते ही मैंने स्माइलिंग फेस के साथ सबको ग्रीट किया, फिर इंटरव्यू शुरू हुआ और फिर वो बातें शुरू हो। उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो प्रिपरेशन के दौरान उनको उनके हेल्थ इशू आते हैं, एग्जाम इशू आते हैं, पेरिटी इशू आते हैं, आपस सोसाइटी इशू आते हैं, वो क्या क्या करना चाहेंगे आप? यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में सबसे बड़ा प्रेशर रहता है फैमिली और सोसाइटी का, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो फैमिली को बहुत प्राउड लगता है। फैमिली को ऑलरेडी आप अफसर बन गए हो, तो फैमिली पूरे एरिया में ढिंडोरा पीटती थी कि हमारा बेटा यूपीएससी कर रहा है या कोई एग्जाम दे रहा है। तो और सारे फिर जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं कि अब ये अफसर बन के आएगा, और फिर जब फेलियर आता है तो बहुत बुरा लगता है, हम खुद को कम समझने लगते हैं। मुझे लगता है हो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सफल हो ना हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो। तो सोसाइटल प्रेशर को इतना दिल पे नहीं लेना। ऐसे टाइम पे आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, और खुद को मोटिवेटेड रखो। और हमेशा मुझे लगता है कि आप इनिशियल अटेम्प्ट्स के बाद हमेशा एक प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए। जैसे इस साल मैंने सीपीएफ के साथ साथ मैंने कैट एग्जाम भी दी थी, और मेरा वो क्लियर हो गया था, तो मैंने एमबीए के लिए एडमिशन भी लिया था। जबकि अब यहाँ पे हो गया तो मैंने वो विड्रॉ करी। मगर जब आप प्लान भी रखते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये नहीं हुआ तो मैं कि और जा सकता। अगर आपने सारे पत्ते एक ही जगह रख दिए तो आपको ज्यादा टेंशन होती है जैसे जैसे टाइम निकलता है। एक वो रात की बात है कि एक रात पहले पसंद और एक रात में आप सफल हो गए, राइट? तो उन बच्चे को जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि एक शाम पहले हम असफल थे और आज हम सफल हो गए, तो सफल होने के बाद आपको आपके क्या है एक्सपीरियंस, और सफल होने से पहले, रात के पहले, रात के बाद, कि क्या आपको अब लग रहा है, कैसे लग रहा है? सर मुझे तो लगता है कि अभी तक मैं ये प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ कि मैं अफसर बन गया हूँ। जिंदगी इतनी बदल जाती है, लोगों का आपके साथ बर्ताव करना बदल जाता है, घर हो, फैमिली हो, परिवार हो, दूर के रिश्तेदार हो, जो आज तक आपको कोसते थे, बात नहीं करते थे, वो अब आपसे बात करना चाहते, ये सारी चीजें बहुत बदल जाती है। या फिर जो नए लोग मिल रहे हैं उनका बात करने का लहजा बदल जाता है। आप किसी ऑफिस में जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो वहाँ भी लोग आपको रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें
बदल जाता है। मगर जो आपने बात की कि एक दिन में ये सब हो गया है, ये एक दिन की रिजल्ट के कारण बदल गया। मगर ये एक रात का जो रिजल्ट है, उसके पहले सिर्फ 2-3 साल की जो मेहनत है, वो उस रात में पूरी याद आ जाती है कि आप कहाँ थे, आप कहाँ तक आए हो, और वो पल सिर्फ बहुत हसीन होता है। बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन जैसे कि प्रिपरेशन का टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे टाइम पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कब नहीं पढ़ा जाए, ये बच्चे अक्सर, हालांकि वो कॉमन सवाल है, बच्चों को जब हम पढ़ लो, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप सफल हो चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या पार्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिलेबस इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है, आपको उसके साथ करंट अफेयर्स भी करना, तो ये सब चीज़ें बैलेंस करने के लिए आपको टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि टाइम मैनेजमेंट हर किसी का अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरी पढ़ाई अच्छी रात में होती है, तो आपका मेन टारगेट क्या है कि आपको पढ़ाई करना है, फिर वो सुबह हो, रात में हो, शाम को हो, जब हो जाए तब करना है। तो मैं सर दिन में मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर देता, ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि दिन में किसी का फ़ोन आता है, खाना खाने के लिए उठना है, शाम को चाय पीने के लिए, तो वो ठीक ठाक अब बैठ नहीं पाता, तो मैं मोस्टली रात में पढ़ता था। और मुझे इससे ज़्यादा लगता है कि जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन वो हटाना चाहिए, जिससे सर मेरा व्हाट्सएप रिजल्ट के बाद शुरू हुआ। जो प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने बंद किया था, वो मेरा रिजल्ट के बाद शुरू हुआ। मेरा इंस्टा अभी कल राकेश सर के इवेंट के बाद मैंने ऑन कर दिया, इंस्टा भी मेरा बंद था। उसके बाद सर टेलीग्राम पे भी बहुत सिलेक्टेड ग्रुप्स थे, इवन यूट्यूब पे भी हम क्या करते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल आके लेक्चर्स वगैरह है, अगर मैं वो देख रहा हूँ तो भी मैं क्या करता था कि यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री बंद कर देता था। उससे क्या है, जो बाकी के जो रिकमेंडेशंस है वो नहीं आते थे, जो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाते। तो सोशल मीडिया को भी अवॉइड करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट, फिर आपकी जब भी पढ़ाई हो रही है उस समय पढ़ो। किसी और कोई और पढ़ रही है, सुबह में 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, तो आपको प्रेशर नहीं लेने की मुझे 5 बजे उठ। मैं रात को 12 बजे बैठता था, सुबह 5-6 बजे तक पढ़ाई करता था, 7 बजे सो जाता। यानी कि उन्होंने कहना चाहा कि जब मूड होना, बस पढ़ने के लिए तो होना, जब मन करे जब पढ़ो। यानी कि हाँ, मुझे शेर व शायरी याद आ गया कि रख तुला पर 2-4 ही कदम, मकर जरा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। ये बहुत बढ़िया चीज आपने मैसेज दिया कि ये जब मन करे, जैसे अब रात में पढ़ते थे, तो कोई नियम कानून काम नहीं करता कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम। जब आपको मन करे ना, आप अपने बॉडी की क्लॉक को दो, क्योंकि बॉडी क्लॉक क्या, कब आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, कब आप डल फील करते हो, दिन में या रात में, उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, लेकिन पढ़ना है। मुद्दा है यहाँ पढ़ना है। तो 2-3 क्रक्स इनसे लिया मैंने। एक PYQ जो आपको करना ही करना है, दूसरा इंग्लिश के लिए DSL ज्वाइन करना है, किताब के साथ पढ़ना है, तीसरा लिया कि इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, चौथा लिया कि पढ़ाई का कोई शेड्यूल नहीं होना चाहिए, जब मन करे जब पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम मैनेज नहीं, माइंड को मैनेज करना है, टाइम को नहीं, माइंड मैनेज करना है। मैं अब एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि उन बच्चों को जो तमाम 11 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो 11 मिलियन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो हमेशा मोटिवेशन में रहे, वो हमेशा जोश में रहे? सर मुझे लगता है कि मोटिवेशन हर किसी के पास होता है, मगर जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ होती है कि जिन चीज़ों से एग्जाम में आपको डर लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल सर, मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि मैं ऐसे कैसे लिखूँ, ऐसे का फ्लो कैसे मेंटेन करूँ, मेरी बात कर। तो मैंने सर उसको एज ए चैलेंज लिया, और मैंने क्या किया सर, जो PYQs है उनको बैठ के, जो 2012 से जितने पेपर्स आए हैं सारे पेपर्स के टॉपिक्स को मैंने एक एक्सेल शीट बनाई, उसमें सबको लिख दिया, उसको मार्किंग किया कि इस टॉपिक क्या है, और टॉपिक को सेग्रीगेट करने के बाद मैंने उस पर विचार करना शुरू किया। फिर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू किया, और मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस एसेस की करी थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर था उसका। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आपको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर है, सबसे पहले शुरुआत उसी से करो, क्योंकि आपने एक बार उस डर को कॉन्कर कर लिया तो बाकी की चीज़ें बहुत आसान लगना शुरू हो जाती। यानी कि जो चीज टफ लगता है उसको ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन पढ़ना है। आप भी, अगर आपको वर्दी चाहिए, सफल होना है, तो इनके तमाम बातों को ध्यान रखते हुए आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। और कहीं भी कोई दिक्कत हो, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, इनका भी मैं आपसे बात करवा दूंगा, अगर आपको मिलना होगा तो इनको फिर बुला लेगा फिर से। और कभी भी कोई दिक्कत हो, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, आपके सफलता में उनको साथ हैं, और आपका भी अगला इंटरव्यू आपका होना चाहिए यहीं बैठ करके मेरे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस जी, बहुत धन्यवाद। सफल होने के बाद आज आप आए हैं, हम लोग अगले भी थे यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों के एक रियल गाइड कर रहे हैं, और सफलता उनको सब मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बहुत थैंक यू।